हल्का फुल्का भी डस्ट लगा आप छींकने लगे। नाक के शुरू में ट्रिगर्स होते हैं स्नीजिंग के लिए, केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो जो केमिकल जब उसको टच करे तो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, स्नीजिंग होती है। तो कोई भी ऑफेंडिंग चीज़ जैसे कोई वेपर्स, कोई केमिकल, कोई पोलन, कोई ऐसी चीज़ जो कि आगे जाके हार्मफुल ना हो, वो नाक ही डिटेक्ट कर लेता है। ये जो पेरेनियल एलर्जी बोलते हैं इसको, कि सारा साल एलर्जी, ये मोस्टली डस्ट माइट एलर्जी से होता है। हाउस डस्ट माइट की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन मैट्रेसेस में होती है। ये सारे पेशेंट अर्ली मॉर्निंग इसलिए उठते हैं कि जो डस्ट माइट्स हैं, जो कि कीड़े हैं, कीड़े, और इनके शेडिंग्स, ये जो कीड़े अपना स्क्रीटा शेड करते हैं या इनके सेल्स शेड होते हैं, वो ही सेंसिटिव होते हैं। तो वो जैसे ही आपके नाक में टच करते हैं तो आपको स्नीजिंग होती है। एलर्जी टेस्ट कराने के लिए अगर आपको बोला जाए तो आप इंसिस्ट करिए कि आपने स्किन प्रिक टेस्ट ही कराना है। एलर्जी के ब्लड टेस्ट जो होते हैं वो हम कहते हैं एज ए ENT सर्जन को वो एक स्कैम है। क्या आपको भी बार बार छींकें आती हैं? ज़रा सा मौसम बदला नहीं कि छींकें आना शुरू, सुबह उठते हैं छींकें आती हैं, या ज़रा सा कहीं बाहर निकले और कुछ हवा में हुआ छींकें आनी शुरू हो गई, नोज़ रनिंग रहती है, नाक बहती रहती है, कई बार बच्चों की घर में, होता क्यों है? इसका इलाज आज जानने की कोशिश करेंगे, कारण भी जानेंगे और इलाज भी जानेंगे ENT सर्जन डॉक्टर रमन अब्रॉल जी से। वेलकम सर। सो फ्रीक्वेंट स्नीजिंग बहुत लोगों में प्रॉब्लम है, कई तो सुबह उठते ही छींके मारने शुरू कर देते हैं, उनका रोज़ का ही काम है, तो ये रीज़न क्या है इसका? स्नीजिंग क्योंकि एक बहुत कॉमन समस्या है डे टू डे लाइफ में, हमारी प्रैक्टिस में भी और हर बंद इंसान की ज़िंदगी में एक कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ठीक करना या इसका इलाज ढूंढना क्योंकि काफ़ी लोग, साइजेबल पॉपुलेशन इसका काफ़ी हैंडीकैप्ड है इसके कारण, जो खासकर जिनको सीवियर प्रॉब्लम होता है, जैसे वर्क अफेक्ट हो रहा है, फैमिली लाइफ अफेक्ट हो रही, घर में अफेक्ट हो रही है, सूं चींकना चलता रहता है। तो अब इसमें भी कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि हम बाकी टॉपिक्स में भी कभी बात करते हैं तो कैटेगरीज़ में होती है, एक जनरलाइज नहीं है। स्पोरेडिक स्नीजिंग, जैसे कि ओकेजनल स्नीजिंग होती है लोगों को, मतलब हर वक्त नहीं छींकते हैं, सडनली कहीं गए और स्नीज हो गया, वो स्पोरेडिक स्नीजिंग जो होती है उसका कारण मोस्टली सेंसिटिविटी होती है। जैसे कोई वेपर्स से आपका सेंसिटिविटी, जैसे कई लोगों को कुकिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी पर्टिकुलर इरिटेंट हवा में आया, कोई मसाला और नाक में घुसा, और क्योंकि स्नीजिंग के ट्रिगर्स जो पॉइंट्स होते हैं वो नाक में शुरू में ही होते हैं। नाक के शुरू में ट्रिगर्स होते हैं स्नीजिंग के लिए, केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो जो केमिकल जब उसको टच करे तो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, स्नीजिंग होती है। हाँ, एक सवाल आ रहा है, सॉरी मैं रोक रही हूँ, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। छींकें आती क्यों है? ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है एक्चुअली। तो बॉडी ने एक ये डिफेंस बना दिया है कि नाक क्योंकि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, इसमें काफ़ी सारे आपके सेंसर्स होते हैं। अब अगर आप लोकल लैंग्वेज में बोलें, जैसे केमिकल सेंसर्स हैं यहाँ पर नाक में लगे हुए, जो कि हमें हार्मफुल चीज़ों से बचाते हैं। सो बॉडी में एक रिएक्शन होता है, तो कोई भी ऑफेंडिंग चीज़ जैसे कोई वेपर्स, कोई केमिकल, कोई पोलन, कोई ऐसी चीज़ जो कि आगे जाके हार्मफुल ना हो, वो नाक ही डिटेक्ट कर लेता है। तो ये बॉडी ने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, और वो स्नीज एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे फोर्सफुली वो एयर बाहर निकालता है, एंड इट ट्राइज टू थ्रो आउट द ऑफेंडिंग थिंग, लाइक अपोलन है या कुछ भी है, ऐसी चीज़ नाक में घुसी, और इतना फोर्सफुल रिएक्शन होता है कि वो हवा का प्रेशर इतना ज़ोर से बाहर निकलता है कि वो उसको एक्सपेल करने की कोशिश करता है। तो ये एक बॉडी मैकेनिज्म है, ये नेचर ने देखो कितना खूबसूरत ये सिस्टम बना के रखा हुआ। तो इसलिए ये, और खाली ये स्नीजिंग से सिर्फ एयर थ्रो नहीं करता है, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं काफ़ी अंदर, और काफ़ी प्रोटेक्टिव केमिकल्स भी सिक्रीट होते हैं नाक में उस पर्टिकुलर चीज़ को फाइट करने के लिए। तो छींक अच्छी है, छींक है तो अच्छी, लेकिन जब एक्सेसिव, जब एक्सेसिव हो तो वो बीमारी बन जाती है। वही बात करेंगे कब छींक बीमारी बन जाती है। तो ये हम माइल्ड स्पोरेडिक स्नीजिंग की बात कर रहे थे। तो स्पोरेडिक स्नीजिंग तो आप जैसे हुआ कि केमिकल्स के, जैसे कई लोगों को परफ्यूम से प्रॉब्लम है, आप परफ्यूम लगाते हैं और छींकना शुरू हो जाते हैं, किचन में होता है, फिर आप कहीं डस्ट में गए, हल्का फुल्का भी डस्ट लगा, आप छींकने लगे। तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रिगर्स हैं लोगों के अपने अपने,
तो उनको वो वाली सिचुएशंस अवॉइड करना होगा, क्योंकि अब जैसे जिनको परफ्यूम से है या किसी भी खुशबू से है, वो खुशबू ऑब्वियसली नहीं लगाएंगे, को छींते रहेंगे। उसी तरह किचन में भी जाना है और पर्टिकुलर चीज़ से हुआ तो वो उसको अवॉइड करिए, डस्टी एटमॉस्फेयर एडवाइज करिए, तो वो स्पोरेडिक स्नीजिंग है। अब जो लोग प्रोलॉन्ग स्नीजिंग में फंसते हैं, जैसे सीजनल होता है, हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जी गर्मियाँ शुरू हुई और हम स्नीज़ करते रहते हैं, हर वक्त स्नीज़ होता रहता है, तो वो बेसिकली पेशेंट्स हैं पोलन एलर्जी के। तो पोलन सीजन शुरू हुआ, एक पर्टिकुलर प्लांट का पोलन आया हवा में, जब एक कंसंट्रेशन हवा में पोलन की ज़्यादा हुई, वो नाक में गई और स्नीजिंग शुरू हो गई। अच्छा, अब वो क्योंकि एयर में है, आप सांस रोक नहीं सकते क्योंकि आपने ब्रीथ तो करना है, तो वो फिर वो क्रोनिक एलर्जी बन जाती। क्रोनिक मीन्स कि आपको एक दो महीने चलता रहेगा वो प्रोग्राम, कि जब तक वो पोलन काउंट हाई रहेगा, हवा में रहेगा। तो ऐसे पेशेंट का सिम्टम्स आप देखो कितनी सिविरिटी हो सकती है कि एक तो वो कांस्टेंट स्नीज करते रहेंगे, कांस्टेंट वाटरिंग होती रहेगी, नाक पहुंचते रहेंगे या अंदर खींचते रहेंगे, नाक बंद हो जाता है बिकॉज केमिकल रिएक्शन इतना जनरेट हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है नाक में, नाक बंद हो जाता है। तो ये वाले पेशेंट लिटरली स्ट्रगल करते रहते हैं, घर में भी, रात को भी नींद नहीं आती, वर्क में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये पेशेंट्स को एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाती है। टैबलेट्स अवेलेबल हैं, नेज़ल स्प्रेज अवेलेबल हैं, तो इन चीज़ों से एलर्जी कंट्रोल हो जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगा, नाक खुल जाएगा, स्नीजिंग बंद हो जाएगी। फिर इनके लिए एडवाइजेबल ये रहता है कि एलर्जी टेस्ट करा के देख लीजिए कि कौन सी चीज़ का पोलन है या कौन सी चीज़ है जो सीज़न में आती है और उनका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कौन सा टेस्ट होता है? एलर्जी टेस्ट बोलते हैं। स्किन प्रिक टेस्ट एक बड़ा एक टेस्ट होता है जो मोस्ट स्पेसिफिक माना जाता है। ब्लड टेस्ट नहीं है ये, इट इज़ नॉट ए ब्लड टेस्ट, इट इज़ ए स्किन प्रिक टेस्ट। सो ये स्किन प्रिक टेस्ट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एलर्जी टेस्ट होता है। उससे पता चल जाता है, उससे क्लियर पता चल जाता है कि ये पेशेंट इस चीज़ से रिएक्ट होता है। ब्लड जो टेस्ट होते हैं उसका रिलायबिलिटी पुअर है, 30-40% पेशेंट्स का जो टेस्ट वो ही सही होता है, 60% में वो अननेसेसरी भी काफ़ी कुछ उसमें पॉजिटिव आता है, वो कि होता नहीं है एक्चुअली। ये हम नाक की एलर्जी की बात, हाँ, एनी एलर्जी वैसे, पर बेसिकली नाक की एलर्जी की बात करें, जो कि बहुत लोग अफेक्टेड हैं, उनमें हम स्किन प्रिक टेस्ट ही एडवाइस करते हैं, वही सबसे सेंसिटिव टेस्ट है। तो मैं श्रोताओं को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एलर्जी से ग्रस्त हैं और एलर्जी टेस्ट कराने के लिए अगर आपको बोला जाए तो आप इंसिस्ट करिए कि आपने स्किन प्रिक टेस्ट ही कराना है। अगर स्किन प्रिक टेस्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको रेलेवेंट वीडियोस भी मिल जाएंगे, उसको कैसे किया जाता है और क्या होता है। ब्लड टेस्ट जो है, एलर्जी के ब्लड टेस्ट जो होते हैं, वो हम कहते हैं एज ए ENT सर्जन को वो एक स्कैम है, वो रिलायबल नहीं है, वो सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी है, पैसे भी बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, लेकिन उसकी हम बिल्कुल रिलायबिलिटी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो उसमें आपको, आप देखिएगा कभी, जो इसने कराया वो भी जानता होगा कि उसमें रिजल्ट में कम से कम 50 चीज़ों की एलर्जी निकलती है। और अगर वो 50 चीज़ों को अगर अवॉइड करें तो आप तो कुछ खा ही नहीं पाएंगे। हाँ। सारा कुछ ही एलर्जिक निकलता है। फूड एलर्जी, फूड एलर्जी के लिए भी बात खासकर। कौन सी एलर्जी की बात कर रहे हैं हम? बेसिकली एरो एलर्जेंस की बात कर रहे हैं, जो एयर वाले, लेकिन उसमें भी आपको काफी सारे अननेसेसरी एरो एलर्जेंस भी पॉजिटिव आते हैं। तो स्किन प्रिक टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट सबसे सेंसिटिव होता है, वो जो वो स्किन पे शो हो जाता है कि आपको एलर्जी जिस चीज़ की है, जैसे ही आपने वो लगाया वो आपकी स्किन फूल गई, तो वो उससे ज़्यादा सेंसिटिव कोई टेस्ट हो नहीं सकता। तो मैं श्रोताओं को यही एडवाइस करूंगा कि आप अपने डॉक्टर से इंसिस्ट करिए कि आपका स्किन प्रिक टेस्ट करिए, ब्लड टेस्ट नहीं करिए। तो ये ऐसे है। तो जब एक बार स्किन प्रिक टेस्ट हो जाता है, आप पता चल जाता है कि किस चीज़ से है, तो आपको पता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ का ये सीज़न है। तो इस सीज़न के शुरू होने से पहले आप पहले ही अपना मेजर्स करना शुरू कर दीजिए, मास्क पहन लीजिए, एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट ले लीजिए, कुछ स्प्रे करना शुरू पहले ही कर दीजिए, ताकि आपका आगे का लाइफ इफेक्ट ना हो। अब तीसरी कैटेगरी पेशेंट्स की आती है कि जो थ्रू आउट द ईयर छींकते हैं। हाँ, आपने देखा होगा सारा दिन, सुबह उठते हैं, वो उठते छींक से ही उठते हैं। तो ये कैटेगरी है। ये इसलिए है कि ये जो पेरेनियल एलर्जी बोलते हैं इसको, कि सारा साल एलर्जी, ये मोस्टली डस्ट माइट एलर्जी से होता है।
पेशेंट्स के घर में, मैट्रेस में, तकिए में, कारपेट्स में, आपके कर्टन्स में, वुडन फर्नीचर, बुक्स, ये सारी चीज़ें जो बेडरूम में होती हैं इनमें डस्ट माइट्स होती हैं। और हमने देखा है और रिसर्च कहती है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट माइट्स, हाउस डस्ट माइट, HDM बोलते हैं, हाउस डस्ट माइट की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन मैट्रेसेस में होती है। अच्छा। आपके बेड के मैट्रेस में। और वो तो क्लीनिंग उसकी बड़ी होती difficult नहीं है। हाँ। सो बेसिकली ये सारे पेशेंट अर्ली मॉर्निंग इसलिए उठते हैं कि जो डस्ट माइट्स हैं, जो कि कीड़े हैं, कीड़े, अच्छा। हाँ ये कीड़े होते हैं। ये कीड़े जो होते हैं ये अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे, 4 बजे, 3 बजे, जब टेम्परेचर उस आपका उनका फेवरेबल होता है, ये सरफेस की तरफ आते हैं और आपके नाक में टच करते हैं। इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये माइक्रोस्कोपिक हैं, ये मतलब ऐसे दिखते नहीं हैं, ये माइक्रोस्कोपिक कीड़े होते हैं। और इनके शेडिंग्स, ये जो कीड़े अपना स्क्रीटा शेड करते हैं या इनके सेल्स शेड होते हैं, वो ही सेंसिटिव होते हैं। तो वो जैसे ही आपके नाक में टच करते हैं तो आपको स्नीजिंग होती है। तो ये अर्ली मॉर्निंग जो स्नीजिंग से उठते हैं लोग, ये हाउस डस्ट माइट एलर्जी से मतलब उठते हैं। उनकी जो एलर्जी का कारण उनके हाउस डस्ट माइट है, मैट्रेस, जिस गद्दे पे वो सो रहे हैं वो होता उसमें है। हो सकता है जी डस्ट माइट्स है और उसकी वजह से एलर्जी हो रही जी। तो डस्ट माइट एलर्जी अगर आप डाटा देखें, हम वर्ल्ड वाइड डाटा की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड, इंडिया तो है ही है, वर्ल्ड वाइड डाटा, क्योंकि हम ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, मॉइस्चर रहता है ये सारे सीजन। तो पेरेनियल एलर्जी का कॉमनेस्ट कॉज इन दी वर्ल्ड इज हाउस डस्ट माइट एलर्जी। पूरी दुनिया में इस माइट्स एलर्जी का ही एक सबसे कारण बड़ा इसका है। कोई सोल्यूशन है? क्योंकि हमने हर रोज उस है हमारे मैट्रेस पास पे सोना है। सोल्यूशन है। सोल्यूशन की भी स्टेजेस हैं। अगर आप दवाई खा सकती हैं और कुछ एंटी डस्ट माइट मेजर्स कर सकती हैं तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगी। दोनों बताइए। दोनों। पहला कि जो कि दवाई खाने को तैयार है, नॉर्मली लोग कहते हैं कि ठीक है जी 10 दिन के लिए तो दे दो, मैं सारा ज़िंदगी नहीं खा सकता या सारा साल दवाई नहीं खा सकते हम, तो बेसिकली एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट, टैबलेट खाइए, स्प्रे करिए, आप ठीक रहेंगे। लेकिन अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हाउस डस्ट माइट है, फिर आपको हाउस डस्ट माइट मेजर्स करने पड़ेंगे, एंटी हाउस डस्ट माइट। अब उसमें देखिए, आप श्रोताओं को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि अपना मैट्रेस हर 7 दिन के बाद आप धूप में लेके जाइए, 35-40 डिग्री टेम्परेचर में उसको हीट लगना चाहिए और झाड़िए बहुत ज़ोर ज़ोर से हर हफ्ते, ठीक है। गद्दे जितने मर्जी आपके बेड के भारी हैं, हाँ जी, आपको उन्हें धूप में रखना है और झाड़ना है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो कि मतलब अब जिनके गद्दे भारी भरकम है, उठा के नहीं है, वो डीप वैक्यूम करें। खाली नॉर्मल वैक्यूम नहीं, एक हाई प्रेशर वैक्यूम आते हैं जो को डीप वैक्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा सक करते हैं, जो जिनका नेगेटिव प्रेशर ज़्यादा है, उससे करिए। और अगर धूप हो सके तो कभी ना कभी 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार ज़रूर लगा दीजिए। तो एक तो ये है। दूसरा, खाली गद्दा नहीं, मैट्रेस भी करना है। और अगर जो आपके घर में कारपेट है, रूम में या कर्टन है, वो चेंज करा लीजिए, कॉटन की जगह आप सिंथेटिक कर लीजिए या हटा दीजिए, क्योंकि वो सोर्स हैं मस माइट के। तीसरी चीज़, एंटी डस्ट माइट कवर्स मिलते हैं, मैट्रेस कवर्स मिलते हैं, एंटी डस्ट माइट पिलो कवर्स भी मिलते हैं मार्केट में। अगर आप देखें इंडियन मार्केट में, खैर अमेज़ॉन पे मिलते हैं, मार्केट में नहीं मिलते, लेकिन वर्ल्ड मार्केट में, वेस्टर्न कंट्रीज में शेल्फ पे मिलते हैं। मैं अवेयर नहीं थी। आप अवेयर नहीं थे। डस्ट माइट मैट्रेस कवर्स, आपकी चादरें और पिलो कवर भी आते हैं जो कि जो हम कॉमन यूज कर रहे हैं कॉटन की, उसमें पोर साइज इतना बड़ा होता है कि उसमें से माइट्स ऊपर आ जाती हैं। तो ये फाइन पोर साइज वाले ये चादरें होती हैं, जिसमें जो आपका फाइबर है चादरों का, उसके बीच के पोर इतने छोटे हैं कि डस्ट माइट भी नहीं आ सकती। राइट। तो ये होते हैं एंटी डस्ट माइट मैट्रेस कवर्स और पिलो कवर्स। एक चीज और, मेरे जो जहन में सवाल आ रहा है, बहुत ये नई बातें हैं, आपने बहुत नई बातें हैं, मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है जाननी। और एक चीज और कि आपको अपनी बेडशीट जो है वो, अगर जो कॉटन की यूज अभी सभी कर रहे हैं, जो या जिस भी मटेरियल के आप यूज करें, उसको कितने दिन बाद चेंज करना चाहिए और वॉश करना चाहिए आइडियली? जो हम साइंटिफिक आपको फैक्ट्स बता रहे हैं उसके हिसाब से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, ये जो कॉटन फैब्रिक का जो हमारी रूटीन चादरें हैं, उससे डस्ट माइट को तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला।
वो जो छोटे छोटे कीड़े बोल सकते हाँ हैं? कीड़े, वो तो उनके पोर साइज से कीड़े छोटे हैं, मैटर जो आपके कॉटन के, तो कीड़े तो वैसे ही ऊपर आना है। तो लेकिन ये है कि फिर भी धुल जाएं तो अच्छा है, तो वो तो हम कहते हैं। लेकिन वंस इन अ वीक इज इनफ, हफ्ते में एक बार आप जरूर अब अनफ है कि नहीं है ये मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव ए क्लीन चादर। बट जो डॉक्यूमेंटेड हाउस डस्ट माइट एलर्जी के पेशेंट्स हैं उनको ये ढूंढनी चाहिए एंटी डस्ट माइट मैटर्स कवर्स, और वो हर साइज़ के मिलते हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्री में हम जाते हैं, जैसे यूएस वगैरह में जाएं आप, तो वहाँ के जो जनरल स्टोर्स हैं वॉलमार्ट वगैरह में, वहाँ पर एक पूरा शेल्फ होता है। पर अगर आप जो हम भी अगर जाते हैं मार्केट में तो एंटी डस्ट माइट, हाँ, आपको अगर उनको बोलिए कि मंगाना है तो वो हाँ वो ढूंढने की कोशिश करिए, मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं जब, लेकिन जब जैसे डिमांड बढ़ेगी लोगों को मांगना चाहिए, जैसे डिमांड बढ़ेगी वो लोग फिर मार्केट में भी मंगाएंगे, पर अमेजोन पे अवेलेबल होते हैं। तो एक तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब जैसे डस्ट माइट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जब अब वो बैरियर आ जाता है, तो बैरियर आ जाने से आपके नाक में वो पहुंचेंगे नहीं, तो छींकें नहीं आएंगी। अच्छा, एक सस्ता हल्का फुल्का इलाज भी बता देता हूँ, जिनको शायद मैट्रेस कवर्स नहीं मिल पाते, वो मोम जामा बिछा सकते हैं नीचे नीचे, और उसके ऊपर। हाँ जी। अब मोम जामा की एक प्रॉब्लम ये है कि वो स्वेटिंग होती है, खिसकता भी रहता है, स्वेटिंग भी होती है, तो वो थोड़ा समर फ्रेंडली चीज़ नहीं है। तो लेकिन अब जिसको बहुत एलर्जी है तो उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है, तो आप मोम जामा बिछा के ऊपर चादर बिछा लीजिए, तो उससे भी आपका वो बेटर हो जाएगा। मैकिनटॉश मटेरियल कोई भी होता है तो वो यूज़ कर सकते हैं बैरियर, एज ए बैरियर। इसी तरह पिलो कवर का भी करिए, जिस चीज़ से आपका नाक टच हो रहा है रात को उसको आप प्रोटेक्ट करिए, वहाँ से बैरियर कर लीजिए। ये होगी दो चीज़ें। अब कुछ लोग बोलते हैं जी ये सब कर लिया फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एंड दे आर डॉक्यूमेंटेड हाउस डस्ट माइट एलर्जी पेशेंट्स। उन पेशेंट्स में बिसाइड्स दी नॉर्मल मेडिसिन जो हम देते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी, वो भी अवेलेबल है। हम पेशेंट का इम्यूनिटी उस पर्टिकुलर हाउस डस्ट माइट के अगेंस्ट बढ़ा देते हैं बॉडी में, ताकि रिएक्शन ही ना हो, तो उसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। मुझे लगता है हमारे इंडिया ये दर्शकों के लिए हैं शायद, दर्शकों के लिए काफी नई चीजें हैं शायद, हाँ, पर हम सुनने शायद के इतने लिए। इम्यून हैं, हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि हम शायद वो नहीं, जो पेशेंट एलर्जिक है उनका सिस्टम नहीं है, उनका कम है। लेकिन ये जनरल इम्यून सिस्टम नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ये उस पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। तो ये एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हाइपोसेंसिटाइजेशन या इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। इसमें कुछ सीरियल इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं बॉडी में, धीरे धीरे बॉडी में इंजेक्शन लगा के वो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। उसी तरह कुछ ड्रॉप्स भी मिलते हैं आजकल, कई लोग इंजेक्शंस नहीं लगा सकते तो ओरल ड्रॉप्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये थोड़ी इवॉल्विंग साइंस है, इंडिया में इतने अच्छे नहीं है, बाहर से चीज़ें अच्छी मिलती हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो कि 2-3 साल करना पड़े तो पेशेंट्स इम्प्रूव हो जाते हैं, काफ़ी एलर्जिक रिएक्शन इम्प्रूव हो जाता है। तो ये है लॉन्ग टर्म एलर्जी, बार-बार छींके आने का इलाज ये है, उसका कारण भी आपने बता दिया और उसका मैंने आपको सारे श्रोताओं को सारे कारण बता दिए। शॉर्ट टर्म स्पोरेडिक स्नीजिंग, सीजनल स्नीजिंग और सारा साल स्नीजिंग, तीनों का मैंने आपको डिटेल बताया, इलाज भी बता दिए। उम्मीद है दर्शकों को ये सारा इन्फॉर्मेटिव लगेगा।